हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12 के पार्ट 6 के तत्वों के निष्कर्षण का आज हम लोग एक वीडियो लाने वाले। आज वीडियो के बारे में आज फिर बात करेंगे, लेक्चर के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर होगा जो हमने तत्व का निष्कर्षण किया है, जिस धातु का निष्कर्षण किया है उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, यानी कि धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण यानी कि आप धातु का शुद्धिकरण कैसे करोगे। तो भैया धातु का शुद्धिकरण के लिए एक नहीं है, कई एक व्यवस्था है। जैसे द्रवीकरण के द्वारा, जैसे आसवन के द्वारा, जैसे वैद्युत अपघटन के द्वारा, जैसे क्षेत्र प्रमंडल के द्वारा, जैसे वाष्प पृथक्करण के द्वारा, वाष्प अवस्था पृथक्करण के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे बारी बारी से द्रवीकरण का। तो हम लोग बात करें द्रवीकरण का, तो क्या है कि जो धातु हमने आपको जो निष्कर्षण किए हैं, उस धातु में बहुत ज़्यादा अशुद्धि होता है। उन अशुद्धियों को हटाना चाहते हैं हम। उस अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग कई तरह का विधि अप्लाई करते हैं। ये धातु का निष्कर्षण की विधि है। जैसे पहली विधि की बात करें हम लोग, ये पहला विधि है, आप डिस्टिलेशन यानी आसवन। देखिए, इस विधि का प्रयोग कब करेंगे? जिस धातु का क्वथनांक, निम्न हो, जिस धातु का क्वथनांक क्या हो? निम्न हो। क्वथनांक निम्न हो। क्वथनांक क्या हो बाबू? निम्न हो। जैसे Zn, Cd एंड Hg, इन लोगों का क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। सर इसमें होता क्या है? हमने कुछ होता नहीं है बाबू, कुछ नहीं होता है इसमें। अगर क्वथनांक निम्न होगा तो हम एक फ्लास्क में इसको ले लेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो क्या होगा? क्योंकि इन लोग का क्वथनांक निम्न है तो ये आसानी से वाष्प बनेगा। तो जैसे ही गर्म करें तो आसानी से वाष्प बनेगा। जबकि अशुद्धियां का गलना मतलब क्वथनांक उच्च होगा तो वो वाष्प नहीं बनेगा, वो यहीं पे रह जाएगा और इस अशुद्धियां को छोड़कर ये वाष्प अवस्था में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इस वाष्प को इकट्ठा कर लेंगे और इसको ठंडा कर देंगे तो हमारा फिर से ठोस प्राप्त हो जाएगा और वो शुद्ध धातु हो जाएगा। इस विधि को हम आसवन बोलते हैं। इसमें क्या करना है बेटा, जल्दी बताओ। इसमें क्या करना है? कैसे धातु के लिए? वैसे धातु के लिए इसका उपयोगी है जिसका क्वथनांक निम्न होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो अशुद्धियां को छोड़कर वाष्प में जाएगा और उस वाष्प को ठंडा कर लेंगे और वाष्प को ठंडा करने से हमारा बन जाता है फिर से शुद्ध धातु। देखिए इसका वीडियो देखिए, आप ढंग से समझ में आ जाएगा। देखो ये देखिए बाबू, जिंक, Cd और Hg इन लोगों का क्वथनांक कम है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम गर्म करेंगे। देखिए इसे गर्म किए तो अशुद्ध धातु है, रिटॉर्ट में गर्म करेंगे तो ये जो धातु है अशुद्धियां को छोड़ करके वाष्प बनेगा। अब इस वाष्प को इधर से लेकर के आएंगे और हम यहाँ पे ठंडा करेंगे, पानी डाल करके ठंडा करेंगे। जैसे ही ठंडा करेंगे तो ये
यहाँ पे फिर से द्रव बन जाएगा और इस विधि को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इस विधि को क्या बोलेंगे बाबू, आसवन। इस विधि को क्या बोलेंगे, आसवन। इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा क्वथनांक क्या हो, जब हमारा क्वथनांक निम्न हो। वैसे धातु करेंगे जिसका क्वथनांक क्या हो, निम्न हो, जिससे कि ये आसानी से क्या हो जाए, ये वाष्प में जाए, अशुद्धियाँ को छोड़कर वाष्प में जाए, और वह अशुद्धियाँ को छोड़कर वाष्प में जाता है। उस वाष्प को इकट्ठा करके और उसको ठंडा करेंगे तो फिर से हमारा ठोस प्राप्त हो जाएगा और धातु प्राप्त हो जाएगा और शुद्ध धातु होगा। अगला है हमारा द्रवीकरण, लिक्वेशन। हाँ, इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, देखिए इस विधि का प्रयोग तब करेंगे, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आपका धातु का गलनांक निम्न हो। धातु गलनांक क्या हो, निम्न। धातु गलनांक क्या हो, निम्न हो। यानी द्रवीकरण का प्रयोग कब करेंगे, जब धातु का गलनांक निम्न हो, जैसे टीन, जैसे बिस्मथ, जैसे लेड, पीबी आदि का हम लोग इस विधि के द्वारा करेंगे। इसमें सर होता क्या है, हम बोले कुछ नहीं, एक ऐसा चूल्हा लेंगे, एक ऐसा परावर्तनी भट्ठी लेंगे, जिसकी चूल्हा ढालू हो। सर ढालू होने से क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा। पहले अशुद्ध धातु को यहाँ पे रख देंगे बाबू। देखो जैसे आप अशुद्ध धातु को रखोगे और नीचे से गर्म करोगे तो धातु क्या करेगा, चूंकि उसका गलनांक निम्न है, धातु गलनांक क्या है, निम्न है। तो धातु गलनांक जब निम्न है तो क्या होगा, तुम ही बताओ। धातु गलनांक निम्न है तो ये धातु आसानी से आधार से गल जाएगा, और गल जाएगा चूंकि ढालू है तो नीचे की ओर ढरक जाएगा, और इस ढरक जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और जबकि अशुद्धियाँ यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर से इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका धातु का गलनांक क्या हो, निम्न हो, जैसे टीन, लेड, HG, ठीक है, बिस्मथ इत्यादि। इसमें सर होता क्या है कि इसमें परावर्तनी भट्ठी लेंगे, उस परावर्तनी भट्ठी का जो चूल्हा होगा वो ढलाऊ होना चाहिए। जब अशुद्ध धातु को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अशुद्ध धातु जो है, क्योंकि उसका गलनांक निम्न है तो वो द्रव बन जाएगा, द्रवीकृत हो जाएगा, और द्रव स्लोप में, ढालुआ में नीचे की ओर चला जाता है, ढलक जाता है, और ये ढलक करके नीचे चलाएगा। हम उसको इकट्ठा कर लेंगे और अशुद्धियाँ यहीं का यहीं रह जाएगा। देखो इसका वीडियो देखो, देखिए इसमें अशुद्धियाँ हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस विधि में देखिए गर्म किए, अशुद्धियाँ डालें। अब अशुद्धियाँ डाले हैं, अशुद्ध धातु को डालें, जैसे टीन को, जैसे लेड को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, गर्म करेंगे तो यहाँ पे चूल्हा कैसा है, ढलाऊ है। तो जो अशुद्धियाँ है, अशुद्धियाँ को छोड़ करके जो आपका धातु है, जो गलनांक कम है, तो आसानी से गल जाएगा। और जब देखिए गल गया यहाँ पे, तो गल गया तो क्या हुआ, ढरक करके नीचे आ गया। अब यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, जबकि अशुद्धियाँ यहीं का यहीं रह जाएगा, और इस तरह से हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अगला है बाबू वैद्युत अपघटन। देखिए वैद्युत अपघटन क्या होता है, ये कैसे धातु के लिए इसका यूज करते हैं। ये ऐसे जैसे जिंक, क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, जैसे अल्युमिनियम, जैसे कॉपर, ये सब धातु का शुद्धिकरण हम इस विधि के द्वारा करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें जैसे मान लो, इसमें होता क्या है, एक ऐसे एक पात्र ले लेंगे। पात्र जिस धातु का, ध्यान रहे, जिस धातु का हमको शुद्धिकरण करना है,
उस धातु, जैसे कॉपर का शुद्धिकरण करना है तो कॉपर का अशुद्ध जो है जिसका शुद्धिकरण करना है उसका हम रड बना लेंगे। एक यहां पर उसी धातु का एक रड बना लेंगे, उसी धातु का एक रड बना देंगे, ठीक है। अशुद्ध धातु का एक रड बना लेंगे, ठीक है। ये अशुद्ध धातु हुआ, अशुद्ध कॉपर हुआ। और यहां पे हम क्या करेंगे, शुद्ध कॉपर ले लेंगे। ये अशुद्ध कॉपर को हम एनोड बना देंगे, अशुद्ध कॉपर को हम कैथोड बना देंगे। इसे हम क्या करेंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी के धन ध्रुव से जोड़े इसलिए एनोड, बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़े इसलिए कैथोड। और सबसे बड़ी बात क्या करना है कि जिस रड का हमको जिस धातु का करना है वैद्युतघटन, उसी धातु का वैद्युतघट्य लेना पड़ेगा। जैसे अगर हमको कॉपर का रड का शुद्धिकरण करना है तो हमको कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। याद कर ले, अगर कॉपर सल्फेट लिए, कॉपर का शुद्धिकरण करना है तो हमको कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेना पड़ेगा। इसमें अब होगा क्या चीज, तो हम बोले इसमें कुछ होता नहीं है। ये जो है यहां पर जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर क्या होगा, यहां विलयन का देखिए होता क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। ये जैसे कॉपर सल्फेट है, जलीय विलयन में है, तो जलीय विलयन में तो कॉपर सल्फेट टूटा हुआ रहेगा, टूट जाएगा। Cu+2 प्लस SO4-2, और ये वाटर भी टूट जाता है। वाटर भी टूट जाता है कैसे, H+ आयन प्लस OH- आयन। अब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों कैथोड की ओर जाएगा। काहे, क्योंकि बैटरी का ये कैथोड जो है बैटरी का ऋणात्मक ध्रुव से है, तो बाबू ऋण है तो यहां पे धन ध्रुव जाएगा, आकर्षित होगा। और ये जो है कॉपर सल्फेट जो है चूंकि ऋणात्मक है तो ये जाएगा एनोड की ओर जाएगा। यानी दोनों अपने अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कहां का ये कॉपर सल्फेट, ये वाला कॉपर सल्फेट और ये वाला जल टूटा, ये वाला कॉपर सल्फेट, ये वाला कॉपर सल्फेट और ये जल टूटा। अब ये कॉपर सल्फेट और जल टूटा तो इसमें होता क्या है कि कॉपर सल्फेट टूटा तो Cu+2 आयन, और SO4 टूटा तो SO4-2 आयन, और H2O टूटा तो H+ आयन और OH- आयन। ये दोनों किधर की ओर जाएगा, ये दोनों कैथोड की ओर, और ये दोनों किधर की ओर जाएगा, एनोड की ओर। यानी एक ठो कैथोड की ओर जाएगा और एक ठो एनोड की ओर जाएगा। क्लियर समझ में आया, एक ठो कैथोड की ओर जाएगा और एक ठो एनोड की ओर जाएगा। और ये दोनों कैथोड की ओर जाएगा, इसमें देखना है कि कैथोड पर अभिक्रिया, कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर क्या होता है कि आपको अवकरण होता है। अब ध्यान रहे
इससे दोनों का दोनों जाएगा, बोले हाँ हाँ जाएगा जाएगा। परंतु आपको बताया गया है कि कॉपर का डिस्चार्ज विभव का मान हाइड्रोजन से कम होता है, यानी कि हाइड्रोजन की तुलना में आसानी से निक्षेपित होता है। तो जब आसानी से निक्षेपित होता है तो Cu+2 आयन का अवकरण हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि Cu+2 आयन का अवकरण हो गया कहां पे, कैथोड पर। और एनोड पर क्या अभिक्रिया होगा, तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है कि एनोड पर ये दोनों जाना चाहेगा, बोले हाँ, लेकिन इन दोनों के तुलना में जो कॉपर का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। दोनों जाना चाहेगा, दोनों कैथोड के नजदीक रहेगा, लेकिन इन दोनों की तुलना में कॉपर जो है आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाने के कारण ये कॉपर का ही ऑक्सीकरण होना जाता है। देखिए यहाँ का Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पे जमा होना शुरू हुआ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि ये एनोड पर जो कॉपर, यहां पर जो कॉपर है, जो अशुद्ध कॉपर है, वो कैथोड पर क्या होगा कि ऑक्सीकृत हो जाएगा और Cu+2 और +2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि यहां से कॉपर रॉड से Cu+2 के रूप में आएगा और ये Cu+2 आयन बिलियन में चलाएगा और बिलियन से Cu+2 आयन यहाँ पे जमा होगा। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, डायरेक्ट एनोड से कैथोड पे कॉपर नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cu+2 आयन के रूप में बिलियन में आएगा और बिलियन से Cu+2 आयन होकर के कैथोड पे जाएगा, जिससे क्या होगा, कैथोड मोटा होता जाएगा। कैथोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा लगातार, क्योंकि वहां पे कॉपर जमा होता जा रहा है और ये जो कॉपर होगा वो शुद्ध कॉपर होगा। कौन सा कॉपर होगा, शुद्ध कॉपर होगा। कौन सा कॉपर होगा बाबू, तो शुद्ध कॉपर होगा। अच्छा, यहां पर जो है ये लगातार कॉपर चूंकि गल गल के आ रहा है, इसका मतलब एनोड लगातार पतला होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये पतला होता होता जाएगा, यानी कि कैथोड मोटा हो जाएगा जो शुद्ध होता जाएगा और जो एनोड है वो लगातार पतला होता जाएगा, काहे कि उसी का जो कॉपर है वो कॉपर यहाँ पे बिलियन में आ रहा है और ये बिलियन वाला कहाँ चला जा रहा है, कॉपर में। इस तरह से क्या होता है कि ये बाबू कॉपर से जो शुद्ध जो है, शुद्धियाँ जो है कॉपर से ये Cu+2 आयन यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि इसी रड इसमें कन्वर्ट होता जाएगा और ये मोटा होता जाएगा और शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाएगा। जो अशुद्धियाँ हैं यहाँ पे रह जाएंगे, जैसे गोल्ड, जैसे और भी सारा मेटल का अशुद्धियाँ रहेगा। इस अशुद्धियाँ जो है इसको एनोड मड कहते हैं, इसको एनोड मड कहते हैं। और इस तरह से हम अशुद्ध कॉपर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इस तरह से हम अशुद्ध कॉपर का हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप समझ में आ गया? अब इसका वीडियो देखिए। देखिए बाबू, यहाँ पे वैद्योघटन अशुद्ध धातु को यहाँ पे हम लेंगे, शुद्ध धातु को यहाँ पे लेंगे। अभी पतला है, देखिए यहाँ पे मोटा है, अशुद्ध होला, ये शुद्ध धातु है। यहाँ पे उसी जिसका लेना है उसी का सेम धातु का यहाँ पर वैद्योघट्य लेंगे। अब देखिए यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित किए तो देखिए यहाँ से गल गल के बिलियन में आया, ये अशुद्धियाँ रह गया। अब देखिए क्या हो गया, ये देखिए विद्युत धारा प्रवाहित किए, एनोड ऑक्सीकरण हुआ यहाँ पे एनोड का। अब देखो बाबू, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए लगातार पतला होता जा रहा है, इसको हम एनोड मड बोले, एनोड मड बोले, कीचड़ है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे कॉपर का विद्युत घटक, देखिए ये अशुद्ध कॉपर है और ये है शुद्ध कॉपर। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेंगे, देखिए अशुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर, और यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, कॉपर सल्फेट लेंगे, जलीय कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है।
अब हम विद्युत धारा देखिए प्रवाहित करेंगे, देखिए विद्युत धारा जाएगा तो यहाँ से कॉपर गल के इधर आएगा, विलयन में आएगा। देखिए कॉपर गलना शुरू हुआ, देखिए कॉपर Cu+2 आयन, और देखिए कॉपर गल के Cu+2 हुआ और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए आगे विलयन में आया, अब फिर विलयन से कॉपर यहाँ पे जमा हो गया, देखिए विलयन में आया कॉपर जमा हो गया, देखिए विलयन में आया कॉपर जमा हो गया, और इस तरह से देखिए ये मोटा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे मोटा होता गया और देखिए यहाँ पे पतला होता गया कि नहीं होता गया। देखिए कॉपर आया और इस तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा आयन भी रहेगा कॉपर सल्फेट, यहाँ पे AuAg ये रहेगा, AuAg, ये सब अशुद्धियाँ यहाँ पे रह जाता है जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। AuAg, SB वगैरह, एंटीमनी वगैरह यहाँ पे अशुद्धियाँ के रूप में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। देखिए एनोड मड करते हैं, और इस तरह से हमारा यहाँ पे अशुद्ध कॉपर किस में हो गया, शुद्ध कॉपर में हो गया, और हमारा शुद्धियाँ इसी तरह से होता जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग शुद्धि करते हैं। ये इस तरह का जिंक, सिल्वर, लेड आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। इस तरह का कॉपर, जिंक वगैरह को भी हम इस तरह से कर सकते हैं। अगली बात आया हमारा जोन रिफाइनिंग, यानी कि जोन रिफाइनिंग का मतलब होता है हिंदी में क्षेत्र परिमंडल शुद्धकरण। तो ठीक है, मंडल परिष्करण, क्या नाम बोले, जोन रिफाइनिंग का मंडल परिष्करण। तो मंडल परिष्करण का ध्यान से सुनो बाबू, ये पूछता है सिद्धांत क्या है। मान लीजिए कि ये देखिए, ये मान लो हमारा रड है और ये मेटल है। अब इसको हम यहाँ पे गला दिए, यहाँ पे हीटर के द्वारा लगा के हम गला दिए। जब इसको हम हीटर के द्वारा लगा के गला दिए तो ये गल जाएगा। यहाँ पे अशुद्धियाँ भी गलेगा और आपका अशुद्धियाँ भी गलेगा और साथ में धातु भी गलेगा। लेकिन जब इसको हम ठंडा करेंगे, ध्यान रहे, जब इसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा केवल धातु क्रिस्टल बनेगा, और जबकि अशुद्धियाँ गलित अवस्था में ही रहेगी। समझे? धातु को जब ठंडा करेंगे, गला हुआ को अगर हम ठंडा करेंगे तो केवल धातु का ठोसीकरण होगा, जबकि अशुद्धियाँ गला हुआ रहेगा। बस यही दिमाग में रखना है। जब हम गलित अशुद्ध धातु को अगर हम ठंडा करते हैं तो केवल धातु का ठोसीकरण होगा, और जबकि अशुद्धियाँ गला हुआ रूप में ही रहेगा। बस इतना याद रखना है। जल्दी बोले क्या बोले हम, जल्दी बताओ। जब गले हुए धातु को, अशुद्ध धातु को हम ठंडा करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धातु का शुद्धिकरण होगा, और जबकि अशुद्धियाँ जो है वो गले हुए रूप में ही रहेगा। ये इसका मुख्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत का प्रयोग तब करेंगे, बाबू सुन लीजिए, इस सिद्धांत का प्रयोग तब करेंगे जब हमको बहुत ही शुद्ध धातु का जरूरत है, जिसका उपयोग हम अर्धचालक में करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें, ठीक है, देखिए आप देखो बाबू, जब हम ठंडा करेंगे तो कौन केवल ठंडा होगा, केवल धातु का ठोसीकरण होगा, जबकि अशुद्धियाँ ठोस में रहेगा। देखिए ये इस विधि का प्रयोग जब बहुत ज़्यादा हमको शुद्धता की जरूरत होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अशुद्ध धातु है उसको रड में बदल देंगे। अब इसको हीटर के द्वारा, मूवेबल हीटर यानी सर्कुलर हीटर के द्वारा जो गतिशील है, उस हीटर के द्वारा हम यहाँ पे गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे बाबू तो ये भाग गल जाएगा, द्रव हो जाएगा। जैसे ही द्रव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हीटर को आगे बढ़ा देंगे, और हीटर को आगे बढ़ा देंगे तो हीटर को जैसे ही हम आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो ये जो धातु है आगे बढ़े तो यहाँ पे ठंडा होने लगेगा, धातु ठंडा होने लगेगा। तो लेकिन क्या होगा, धातु ठंडा होगा लेकिन अशुद्धियाँ गला हुई स्थिति में रहेगा, तो ये अशुद्धियाँ यहाँ सीधा चलाएगा। फिर इसको हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे अशुद्धियाँ आगे की ओर खिसकता जाए। देखिए जा रहा है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, अशुद्धियाँ को देखिए लेते जाएंगे, बार बार करेंगे, इसको बार बार करेंगे, इसको हम बार बार करेंगे। मेटल डाउन एंड क्रिस्टलाइज
कूल डाउन एंड क्रिस्टलाइज। देखिए, और इस तरह से हमको बार बार रिपीट करेंगे जिससे कि हमको शुद्ध धातु मिल जाएगा। इसको काट के अलग कर लेंगे, ठीक है। प्योर क्रिस्टलाइज धातु। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कब करते हैं, जब हमको शुद्ध धातु की जरूरत है नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पे जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम इस विधि से करते हैं हम लोग। इन लोगों का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? तो अर्धचालक में करते हैं। तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि जब गलित अशुद्ध धातु को ठंडा किया जाता है तो धातु का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ठंडा करने पर धातु का क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जबकि अशुद्धियाँ गलित स्थिति में ही रहता है। ध्यान से सुनो, धातु का क्रिस्टलीकरण हो जाता है जबकि अशुद्धियाँ गलित स्थिति में ही रहता है। जब हम हीटर को जैसे यहाँ गर्म किए तो जैसे ही गर्म करें तो ये बात तो द्रव होगा। अब हीटर को हम यहाँ बढ़ा दिए तो ये ठंडा होगा, लेकिन जो अशुद्धियाँ हैं वो आगे बढ़ जाएगा। फिर हम इसको आगे किए तो ये भाग तो गलता हुआ जाएगा और अशुद्धियाँ भी आगे होते हुए जाएगा। इससे को हम बार बार ऐसे ऐसे पुनरावृत्ति कर देंगे तो जिससे क्या होगा कि सारा अशुद्धियाँ एक जगह इकट्ठा होगा, काट के अलग कर लेंगे। आप समझ रहे होंगे। देखिए, अर्धचालक में इसका यूज करते हैं। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा बात कर लें इसको, एक पोलिंग की बात करें। पोलिंग की पोलिंग की बात करें तो पोलिंग की बात करें हम लोग इस विधि को कब करेंगे? जब बाबू अशुद्धियां के रूप में, जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर धातु है और इसमें अशुद्धियां इसी का ऑक्साइड रहे, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि जब अशुद्धियां के रूप में उसी धातु का ऑक्साइड उपस्थित हो, जब अशुद्धियां के रूप में उसी धातु का ऑक्साइड उपस्थित हो, जब धातु के रूप में, जब अशुद्धियां के रूप में उसी धातु का ऑक्साइड उपस्थित हो, तो हम पोलिंग विधि का प्रयोग करेंगे। इस विधि में करते क्या है कि एक बड़े पात्र में हम अशुद्ध धातु को गर्म करके गला देते हैं। अब गला दिए, गलाने के बाद इसमें एक हरा डंटा से, एक हरा लकड़ी के डंटा से इसको हिलाते हैं। इसको हिलाएंगे। जब इसको हिलाएंगे तो क्या होगा? इस हरा लकड़ी के डंटा से हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा। और ये हाइड्रोकार्बन जो होगा वो क्या करेगा? इस कॉपर के ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और इसके साथ कंबाइन करके, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके, अगर कार्बन कंबाइन करता है तो CO2 बना देता है और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो H2O बना देता है। तो इस तरह से यहाँ का ऑक्सीजन हट गया तो ये शुद्ध कॉपर बच गया कि नहीं बच गया? ये भी वाष्प बन के निकल गया, ये भी वाष्प बन के निकल गया। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अशुद्ध कॉपर को, अशुद्ध धातु का ऑक्साइड जब रहेगा अशुद्धिया के रूप में, तो हरे लकड़ी के डंटे से उसको हिलाएंगे। गलाने के बाद, गलाने से हिलाने से क्या होगा? गला करके हिलाने से क्या होगा कि इसमें से हरे लकड़ी के डंटे से अशुद्धियां प्राप्त होगा और ये अशुद्धियां हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा। और ये हाइड्रोकार्बन क्या करता है कि ऑक्साइड के ऑक्सीजन को लेकर के CO2 और H2O बनाता है और ये बाहर निकल जाता है, जिससे कि हमारा ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो सिर्फ धातु बचा और इस तरह से हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अगला है वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण। वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण, देखिए इसमें करते क्या है, इसका लक्ष्य क्या है बाबू? अब एक विधि बच गया, वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण। अब हम वाष्प प्रवस्था शुद्धिकरण को अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है? अगले लेक्चर में लेने के बाद
देखते हैं कि फिर नहीं तो एक दूसरा भी वीडियो बना देंगे उपसर्ग संयोग यौगिक के लिए। अब इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उपसर्ग संयोग यौगिक। ठीक है बाबू, आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।